हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर 2026। आई होप ये जो नया साल है, आज 1 जनवरी है, ये जो नया साल है 2026, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी लाए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप अपने आप को फिट रख पाए, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं, आप प्रोफेशनली ग्रो करें, आप कोई भी काम करें, कोई भी फील्ड में आप हो। मैं चाहता हूं कि आपका ये जो नया साल है ये पूरा खुशी से भरा हो, राइट। आप हर चीज़ों में तरक्की करें, आप प्रोफेशनली, पर्सनली, रिलेशनशिप्स में, फिर फिनेंशियली, हर चीज़ में आप तरक्की करें। ऑन दैट नोट 1 जनवरी है, तो मैं चाहता था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे, जो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना पूरा जो जर्नी है, स्टॉक मार्केट का जो जर्नी, जो मेरा 7 से 8 साल का जो जर्नी रहा है, उसको मैंने पूरा शेयर किया था। और मैंने जो मिस्टेक्स की है, मेरा जो वे में जो लर्निंग्स रहा है, मैं चाहता था कि आपको वो शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन गलती से सीख सको और आगे आने वाले टाइम में आप वो सब गलती को ना दोहराओ। तो उसको लोगों को अच्छा लगा, तो किसी ने मुझे बोला है कि ऐसे वीडियोस आप बनाते रहिए तो हमारी लर्निंग बढ़ती है। और मुझे भी बोलने में इस तरीके से, जब मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं, तो मुझे भी, मेरा भी जो नॉलेज है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ता जाता है, राइट। सो वी आर ऑल इन दिस लर्निंग जर्नी। जो लर्निंग का जो आप हमेशा सीखो, राइट। आपका ये एक एटीट्यूड होना चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू ईच एंड एवरी डे। तभी यू विल फील अलाइव, तभी आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं कुछ नया सीख पा रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑन दैट नोट, जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें मैं डिस्कस करूंगा हाउ डू यू एनालाइज अ कंपनी, हाउ डू यू एनालाइज अ बिजनेस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट्स। ताकि ये वीडियो जब आप देखो तो आपका एक गाइड पोस्ट बन जाए, आपका एक पिलर बन जाए, जिसको आप देखने के बाद आपका एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो जाए कि बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज किया जाए। आप एक न्यूबी हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आपको ये हेल्प होगा। तो इसी तरीके से मैं पूरे चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि जितने एग्जाम्पल्स देख सकूं, एग्जाम्पल के मदद से मैं सारे चीज़ों को समझा सकूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जार्गन्स यूज़ तो बहुत कोई करते हैं, लेकिन जब आप एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाइड तरीके से समझा पाओ तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और लोग उसे याद भी रखते हैं कि हम उसे रिलेट कर पाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सपोज आप एक बहुत ज़्यादा न्यूबी हो, राइट। आप स्टॉक मार्केट में पहली बार आए हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आपको पता है कि चलो आपको म्यूचुअल फंड नहीं करना है। मान लो आपको पता चल गया कि ऑन अ लॉन्गर टर्म में अगर केयरफुली सिलेक्टेड स्टॉक्स या फिर कंपनीज या फिर बिजनेसेस को पिक करूं बहुत ज़्यादा थरो स्टडी के बाद, तो मैं जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है उसको बीट कर पाऊंगा। पहली बात यह है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न को जो एक ओवरऑल रिटर्न आता है, आप कोई भी कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, वो जो मार्केट का जो रिटर्न है ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड, लॉन्गर टर्म बोले तो 12 साल, 15 साल, 20 साल में उसको बीट कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दोज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स, राइट। प्रोफेशनल्स है, फंड मैनेजर्स है जो उसको मैनेज करते हैं। लेकिन आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपके पास कुछ एज होती है, राइट। मैं उसको डिस्कस करूंगा आगे आने वाले इस वीडियो में कि आप किस तरीके से वो सब चीज़ों को अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो। जो आपका एज है उसको आप किस तरीके से अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो। बिकॉज इन द स्टॉक मार्केट रिमेंबर दैट वी आर डीलिंग विथ अनसर्टेनिटीज, राइट। हमें कुछ यहाँ पे कोई सर्टेन नहीं है, बिजनेस एज इन सर्टेन नहीं है। मान लो एक बिजनेस है जो कह रहा है कि मैं साल दर साल 20% से ग्रो करता रहूँगा, लेकिन मान लो उस इंडस्ट्री में कोई हेडविंड आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर कंपनी का जो फंडामेंटल जो नेचर है वही चेंज हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया, या फिर उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया। ऐसा हो भी तो सकता है। जैसे नोकिया मान लो, जिनका मार्केट शेयर 50% के ऊपर था, राइट। आज नोकिया कहाँ है? कहीं भी नहीं है, राइट। पूरा एंड्रॉयड फोन्स ने जो मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि यहां पे मार्केट में, बिजनेस में चीजें बदल रही है, थिंग्स आर डायनामिक, और आपको उसी तरीके से अपने आप को अलाइन करना है, राइट। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे चीजों को, जितना ज्यादा समझोगे, तो यू विल बी एबल टू मेक पीस विद द फैक्ट दैट we might go wrong, we will go wrong, not might, we will go wrong, because we are assuming something। जो हम assume कर रहे हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन किस तरीके से हम जो odds है, how can we make the odds work in our favor, उस चीज को ही मैं डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरीके से
मतलब एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ज़्यादा पढ़ाई के साथ और एक बोलते हैं ना, एक कॉम्पैक्ट माइंडसेट के साथ आप किस तरीके से अगर चीज़ों को अप्रोच करोगे तो आपके लिए ऑन ए लॉन्गर टर्म फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि समझना पड़ेगा आपको, स्टॉक मार्केट जो है ये एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। वेल्थ बिल्डिंग यानी कि इसमें टाइम लगता है। और आप फॉर्मूला जैसे क्लास 6 स्टैंडर्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? P into 1 plus r to the power n. P is the principal, r is the rate of return and n is the number of years. n, अब n वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब to the power है, राइट? रेज टू द पावर आर। अब आर हमारे हाथ में नहीं है, रेट हमारे हाथ में नहीं है। पी प्रिंसिपल, आप जितना अपना इनकम बढ़ाते जाओगे, अब पी सबके लिए लिमिटेड है, आप जितना काम करोगे, जितना आप इनकम सोर्स बढ़ाओगे, पी को बढ़ा पाओगे तो आपके फायदे के लिए काम करेगा। बट द गेम चेंजर इज द एन। एन आपके हाथ में है, राइट? एन को आप किस तरीके से बढ़ा पाओगे? अपने आप को फिट रख के, अपना लाइफ स्पैन को बढ़ा के, राइट? लाइफस्टाइल डिजीजेस को ना लेके, किस तरीके से अपने फिट रख के, जिसे वॉरेन बफेट इज द प्राइम एग्जांपल, राइट? आज भी एट द एज ऑफ 96, राइट, वो अभी भी स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। किस तरीके से आप देखो, एन को उन्होंने अपने फेवर पे काम कराया, राइट? सो ये तो चलो एन को मतलब कोई सर्टेनली नहीं बोल सकता है, बट मैंने जैसे बोला वीडियो में, यू हैव टू मेक श्योर दैट द ऑड्स आर इन योर फेवर। तो उसी के चलते हम ये सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा 2 सेगमेंट में इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। पहला सेगमेंट रहेगा पूरा अबाउट द बिजनेस, एक बिजनेस को, एक कंपनी को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से आपको देखा जाता है, किस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। और दूसरे सेगमेंट में बात करूंगा अबाउट द मार्केट्स। आप दोनों को अलग करके देखो, बिजनेस और मार्केट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? अब मान लो मार्केट्स है ही नहीं, कोई एक बिजनेस है, उसको आप किस तरीके से एनालाइज करोगे? मार्केट के लिए, मार्केट को आप थोड़े टाइम के लिए दिमाग से हटा दो। तो सपोज आप एक न्यूबी हो, मतलब आप नए नए आए हो और आपको कोई आइडिया नहीं है, तो यू हैव टू बी फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट? ऑब्जर्वेंट ऑफ द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू। आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ है। सपोज आप मान लो कोई एक आर्टिकल पढ़ा आपने, कोई देखा कि मान लो कोई एक ईवी का आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने सुना होगा। सपोज आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो, तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्या चलता है। फिर आपने एक सुना होगा रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा जान लेता हूँ। वो सब भी छोड़ो, ऑब्जर्वेंट यानी कि माने आप बाहर गए हो, सपोज आप एक कोई मॉल में गए हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि मॉल में जाके पर्टिकुलर कोई ब्रांड्स के दुकान लगे हुए हैं, कहाँ में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप जैसे ही देखते हो एक पर्टिकुलर दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसका मतलब मैं जानने की कोशिश करूंगा एज ए न्यूबी, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, कि वो जो पर्टिकुलर दुकान है वो क्या चीज़ बेच रहा है कि वहाँ में इतना ज़्यादा भीड़ है। लाइव एग्जाम्पल, जैसे मान लो जूडियो हो गया। अब जूडियो के कपड़े अगर आप यूज़ करते हो, आपको पता है कि 2 साल 3 साल पहले जूडियो के अगर आप किसी दुकान में घुस जाते थे, उनके स्टोर में घुस जाते थे, तो किस तरह की भीड़ रहती थी हमेशा, और किस तरीके से जो यंगर जनरेशन है उनको अट्रैक्ट किया है, राइट? तो आप देखते थे कि जूडियो में फुटफॉल तो बहुत ज़्यादा है, और जूडियो अपने आप को बहुत ज़्यादा फैला भी रहा था, मतलब अपने नए नए दुकानें खोल रहा था, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। सपोज आप किसी, मान लो आप किसी जो ग्रोसरी बेचती है, कोई जो मॉल है या फिर कोई भी दुकान में जहाँ ग्रोसरी बिकता है, आप वहाँ जाके देख रहे हो कि कौन सा चीज़ लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, राइट? फिर आप देख रहे हो कि रोड्स पे जब आप चलते हो तो कौन सी कंपनी, कौन से ब्रांड की गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है, कौन सा सेगमेंट का गाड़ी ज़्यादा बिक रहा है। फिर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप देखते हो कि कौन से रेस्टोरेंट में भीड़ ज़्यादा है। फिर आप कपड़े की बात करोगे तो आप देखोगे कि कौन सा ब्रांड का कपड़ा ज़्यादा बिक रहा है। जूते की बात करोगे तो देखोगे कौन सा ब्रांड का जूते ज़्यादा बिक रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं जो ये सब एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, मैं इससे ये समझाना चाहता हूँ कि यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, मतलब आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से अब शुरू होता है धीरे धीरे करके गेम का खुलना। सपोज आपने देखा कि एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, राइट? जैसे मैंने बोला जूडियो में आपने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जूडियो के आप किसी भी दुकान में गया, मैंने अभी तो चलो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है, मैं 2 साल 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। पहली बात तो आपने देखा कि जूडियो में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब आप घर आए, आपने जूडियो सिर्फ गूगल में मारा, आपको दिख गया जूडियो, फिर आपको उसका पेरेंट कंपनी दिख जाएगा, वो ट्रेंड जो लिस्टेड कंपनी है उसी के अंडर में जूडियो है, और वेबसाइट भी है। तो आपने देखा ट्रेंड के अंडर में है, तो फिर आप गए ट्रेंड का, मतलब जो ट्रेंड का आपने कंपनी का पूरा फिनेंशियल्स खोला,
मान लो आपको फाइनेंशियल्स भी आइडिया नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं था, मैं बाय द वे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता भी क्या है, लेकिन तभी भी हैव पेशेंस, मैं आपको धीरे धीरे करके चीज़ों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सपोज आपको पता चल गया कि वो ट्रेंट वो कंपनी है, तो ट्रेंट का मैं सबसे पहले जाके इनका P&L स्टेटमेंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जाके देखता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है मुझे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी सुना नहीं है तो मैं आपको वो भी समझा रहा हूं धीरे धीरे करके। तो सपोज पहला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आपने जो पहला है, पहला जो लाइन आइटम होता है, इसको लाइन आइटम बोल रहे हैं ना, एक लाइन आइटम होता है, उसको पहला जो आपको देखना है, दैट इज द फर्स्ट लाइन आइटम इज द रेवेन्यू और द सेल्स और द टर्नओवर। ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। तो पहला आपको देखना है कि सेल्स में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रहा है, राइट। तो आपको सेल्स देखना है कि साल दर साल ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गए आप वहां पे जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो एक माल बिका, ये जो सपोज एक कपड़ा है, 100 रुपए का एक कपड़ा है, वो सेल में दिख रहा है, तो 100 रुपीज, राइट। उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो रॉ मटेरियल लगा, ये जो लेबर लगा, ये जो फैक्ट्री में जो लेबर काम करते, एक तो हो गया रॉ मटेरियल का खर्चा आया, उसमें मान लो 40 रुपए का रॉ मटेरियल का खर्चा आया, और लेबर सब मिला के मान लो और 10 रुपए, तो 50 रुपए का मान लो उसमें लागत है। 100 रुपए का बिका, 50 रुपए का लागत है, तो जो 100 माइनस 50, जो 50 हो गया, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप सुने होंगे और आप सुनेंगे भी आगे चल के, अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। आपने अगर एडवांस लेवल में ये सब चीजें जाना होगा, मैं थोड़ा सा जस्ट एक रिविजन टाइप का समझ लो। तो 50% हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद क्या आएगा, ये तो आपने जो रॉ मटेरियल है उसका ये जोड़ा है, फिर आपने लेबर वेबर का जो चार्जेस है उसको जोड़ा है, वो पूरी प्रॉफिट नहीं है, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके जो कंपनी है, आपके कंपनी में तो एम्प्लॉइज भी काम करते हैं, फिर आपको बिजली का बिल देना पड़ता है, फिर आपको गाड़ी का बिल देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब करके जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, राइट, सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, SGA, मान लो ये सब हेड्स में जो एक्सपेंसेस है उसको आप माइनस करते हो। तो उसको माइनस करके सपोज आपका जैसे 50 हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद मान लो आपका ये क्या बोलते हैं 20 रुपीज़ का मान लो आपका हो गया, ये क्या बोलते हैं आपका जो ये जो खर्चा है, जो आपका ये जैसे मैंने सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, या फिर जो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, आपको सैलरी देना पड़ा, रेंट देना पड़ा, बिजली का बिल देना पड़ा, कन्वेंस ये सब मिला के मान लो और 20 रुपए गए। तो 100 माइनस 50 माइनस 20, तो कितना हो गया 30। तो 30 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इज ऑलमोस्ट सेम एज एबिटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो एबिटा आपका 30 हो गया, तो एबिटा मार्जिन आपका 30% इज दी एबिटा मार्जिन। उसके बाद क्या बोला मैंने, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि आपके फिक्स्ड एसेट होंगे तो आपको डेप्रिसिएशन भी देना है। उसके बाद आपको टैक्स पे करना है, सब कुछ कर कुरा के मान लो आपको और 10 रुपीज यहाँ पे लग गए। तो उसके बाद जो फिगर आता है बन के, दैट इज द नेट प्रॉफिट, राइट। तो नेट प्रॉफिट मान लो पहले था क्या 100 सेल्स माइनस हमने 50 किया, उसके बाद माइनस 20 किया, उसके बाद माइनस 10 किया, तो 20 इज दी नेट प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज ये 20 रुपीज आपका जो बना, दैट इज द नेट प्रॉफिट। तो ये जाके ऐड होगा आपका ओवरऑल जो इक्विटी है उसमें जाके ये ऐड होगा, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके ये प्रॉफिट बैठेगा, राइट। तो दिस इज अबाउट द P&L स्टेटमेंट। तो P&L स्टेटमेंट में बेसिकली आपको देखना है टॉप लाइन यानी कि जो आपका सेल्स है, तो वो टॉप लाइन के बाद आपको देखना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, इसका मतलब आप वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा कर पा रहे हो, राइट। अभी सपोज आप आलू बेचते हो, मान लो नॉर्मल आप ग्रोसरी बेचते हो, उसमें कितना ही आप वैल्यू एडिशन कर दोगे। आप सिंस कपड़ा बेच रहे हो, थोड़ा सा मान लो, जैसे जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा हाई एंड आप लग्जरी सामान बेचते हो, राइट, तो उसमें वैल्यू एडिशन करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप सोचो जनरल गुड्स में आपको आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम होगा, आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल के गुड्स, थोड़ा सा जो लग्जरी आइटम टाइप के गुड्स है उसमें आपका
जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। तो जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है, मतलब ओवरऑल मार्जिन जितना अच्छा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है। मार्जिन मतलब आप कट कितना रख रहे हो, कट मतलब जैसे होता है ना कि ये आपका 10 रुपये का ये था, 10 रुपये का मैंने बेचा, 7 रुपये का मेरा लागत है टोटल, तो 30% मैंने अपना कट रखा। तो वही उसी तरीके से आप मार्जिन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको बेसिकली इतना कुछ समझाना नहीं था मेरे को, मैंने चलो प्रॉफिट एंड लॉस आपको जस्ट समझा दिया। मेरे को ओवरऑल कहना था कि आपको देखना क्या है, तो बेसिकली आपको देखना है कि टॉप लाइन कैसा है और बॉटम लाइन कैसा है और मार्जिन्स कैसा है। आपको ये ध्यान रखना है कि मार्जिन्स ऊपर की तरफ हो, अगर मार्जिन्स नीचे की तरफ हो इसका मतलब क्या हो सकता है, मार्जिन कंप्रेशन आप सुनोगे। मार्जिन कंप्रेशन यानी कि आपका रॉ मटेरियल का, मान लो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, लेबर के कॉस्ट बढ़ गए, या फिर मान लो आपने ज़्यादा डेट ले लिया तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने फिक्स्ड एसेट ज़्यादा लगा दिया तो आपका डेप्रिसिएशन चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा, राइट। आपने नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किए हैं तो एम्प्लॉय सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपका वो सब इम्पैक्ट आएगा कहाँ, नीचे। तो आपको बेसिकली देखना है ऊपर सेल्स बढ़ रहा है और किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मान लो सेल्स जिस लेवल से बढ़ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, राइट। ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट में आपका कंट्रोल है। अब दो तरह के कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जो प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है आपने 10 सामान बेचा या 20 सामान बेचा या 100 सामान बेचा, जो सैलरी है आपको तो उतना ही देना है, जो बिजली का बिल है तो उतना ही देना है, जो कन्वेंस का जो आपका बिल होता है वो तो उतना ही देना है, वो जो आपको इंटरेस्ट है वो तो उतना ही देना है, राइट। तो दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट पे जब कंपनी कंट्रोल रखती है तो उसको भयंकर तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। और आगे आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि अगर मान लो आप 50 रुपये का माल बेचते हो और 100 रुपये का माल बेचते हो तो आपको एडिशनली रॉ मटेरियल का तो खर्चा देना पड़ेगा, लेबर के चार्जेस तो देने पड़ेंगे, राइट। सो यही में आपको समझना है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपको टॉप लाइन देखना है, आपको मार्जिन्स देखना है, मार्जिन्स ऊपर की तरफ होने चाहिए, टॉप लाइन में ग्रोथ आना चाहिए और आपका जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ आना चाहिए। आपको देखना है कि जिस तरीके से सेल बढ़ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। मान लो सेम स्पीड में बढ़ रहा है तब भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना। उसके बाद आपका बैलेंस शीट आ गया। तो बैलेंस शीट में बेसिकली आपको देखना है कि किस तरीके से, मान लो अभी आपका रिसीवेबल्स हो गया। रिसीवेबल्स यानी कि सपोज आपने माल कहीं में बेचा और आपको पैसा मिलना बाकी है, राइट, तो वो आपको रिसीवेबल्स पे आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे पेबल्स आपको देखना है। पेबल्स आपके आपको मतलब बताए आपने जो दिया था, राइट, आपने जो माल दिया था और आपको मिलना बाकी है तो वो आगे आपका पेबल्स। रिसीवेबल्स यानी कि आपने माल बेचा, आपको पैसा मिलना बाकी है। पेबल्स यानी कि आपको महाजन को देना बाकी है, मतलब आपके पास जो कैश अभी भी है, राइट, आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो दैट इज द पेबल्स वाला पार्ट। और आपका बेसिकली मतलब ज़्यादातर मैं अगर आप बात करो तो बैलेंस शीट में इतना कुछ नहीं देखना, आपको इतना कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बस आपको देखना है कि रिसीवेबल ज़्यादा ना बढ़े। रिसीवेबल कहाँ बैठता है? रिसीवेबल बैठता है आपका करंट एसेट में। करंट रिसीवेबल ज़्यादा बढ़ना यानी इसका मतलब ये है कंपनी जो माल बेच रही है वो क्रेडिट पे माल बेच रही है, वो उधार पे माल बेच रही है, राइट, वो उसके लिए खराब है। अब इसका एक और कैविएट है, मान लो जो कंपनी मान लो छोटी है और उसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो किस तरीके से मान लो उसको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो सब कुछ तो उसके मुताबिक नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो छोटी कंपनी अपना फुटहोल्ड बढ़ा रही है धीरे धीरे, तो हो सकता है कि उसका रिसीवेबल्स बढ़ता जा रहा है, तो सेल भी बढ़ता जा रहा है और उसी तरीके से रिसीवेबल भी बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। और आपको जो पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी कि जहां में इन्वेंट्री आता है, पेबल्स होता है और रिसीवेबल्स होता है, राइट। इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स माइनस पेबल्स। तो पेबल्स जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, आप उधार पे सामान लेते हैं, आप महाजन को बाद में पेमेंट करेंगे। आपने जो रॉ मटेरियल्स लिया उसका पेमेंट आप बाद में करोगे,
ठीक है ना, तो आपके पास कैश बचा रह जाएगा, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। और आप जो बेचोगे माल, जो कस्टमर्स को बेचोगे, आप अपफ्रंट पैसा ले लोगे, राइट। सो दीज आर दिस, ये सब आपको मिक्स एंड मैच करके थोड़ा बहुत देखना है। तो मेरे को इतना ज्यादा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बोलना नहीं था, लेकिन फ्लो में बोला जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, राइट। तो वो सब आइडियल कंपनीज है, आप देखोगे, जो उधार पे सामान लेती है और कैश पे सामान बेचती है। इसका मतलब क्या, उसका कैश फ्लो हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके हाथ में पैसा रहेगा। क्यों, उसको महाजन को, तो महाजन सपोज अभी सपोज महाजन को उसको 90 दिन में पेमेंट करना है, और रिसीवेबल्स भी है, मान लो 30 दिन में पैसा मिल जाता है उसको रिसीवेबल्स, और 90 दिन में उसको पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब तभी भी तो हाथ में कैश रहेगा ना। और इन्वेंट्री, आपको देखना है कि इन्वेंट्री इतना पाइलअप तो नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि इन्वेंट्री अगर बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाएगा तो कैश मतलब वहाँ पे फंसा हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली। उसके ये जैसे मैंने बैलेंस शीट का बात कर लिया, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात कर लिया, फिर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली वो सब थोड़ा आपको देखना है, थोड़ा बहुत कि मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ जो नई कंपनीज है, राइट, नई कंपनीज में मान लो जो डिजिटल, जो टेक बेस्ड कंपनीज है, वहां में ये सब चीजें आपको पूरा पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगा। ये सब पिक्चर परफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा पता है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, जो ऑलरेडी बेहीमोथ कंपनीज है, यहां में आपको ये सब चीजें पूरा परफेक्ट नजर आएंगी। तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा था, राइट। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो नई कंपनीज है, जैसे मैंने बोला, अब जैसे जोमेटो मान लो, ठीक है, इटर्नल जो कंपनी है, उसका कैश फ्लो आप नेगेटिव है, कैश फ्लो तो छोड़ा, आप इनका प्रॉफिट ही नेगेटिव है, किसी तरह प्रॉफिट कर पाइए। क्यों, क्योंकि मैंने बोला जैसे इनको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए इनको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा खर्चे करने हैं, राइट, इनको डार्क स्टोर्स बिठाना है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन आप देखोगे कंपनी का जो स्टॉक है वो तो ऊपर की तरफ है। क्यों, क्योंकि लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आगे चल के ये कंपनी तो प्रॉफिट कर ही लेगी। अब उसका भी एक सीमा होता है, उसमें मैं आऊँगा कि मार्केट ये सब चीज़ों को कैसे देखता है। तो ये हो गया, हमने शुरू कहाँ से किया था, आपने ट्रेंड का वो देखा, कंपनी आपने खोला, आपको बेसिकली देखना है कि सेल ऊपर जा रहा है कि नहीं, उस तरीके से मार्जिन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। फिर आपको देखना है कि प्रॉफिट उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, नए कंपनीज को आपको दूसरे लेवल पर थोड़ा सा ये सबको एनालिसिस अगर करना है, जो नए टाइप की कंपनीज है उसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट लेवल में एनालाइज करना है कि किस तरीके से वो मार्केट शेयर कैप्चर कर पा रही है कि नहीं। क्यों, आप सोचो, अभी मार्केट तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इनको लेके कि चलो हम इनका पी को ऊंचा करते जाते, राइट। एक टाइम आएगा जब मार्केट भी पूछेगा कि इतना तो हमने आपको पी दे दिया है, तो आप अभी प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा, क्योंकि घाटे की कंपनी में लोग कितना टाइम तक पैसा डालते रहेंगे, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको ओवरऑल किस तरीके से आपको एक सेंस आएगा कि आपको बिजनेस किस तरीके से देखना है। फिर आपको देखना है कि इंडस्ट्री टेलविंड्स है कि नहीं। इंडस्ट्री टेलविंड्स में, टेलविंड्स की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री टेलविंड्स यानी कि अब जैसे हवाई जहाज में आप गए हो, राइट, तो किस तरीके से पीछे से अगर हवा आता है तो उसको बोलते हैं टेल विंड, यानी कि फ्लाइट को आगे जाने में, जहाज को आगे जाने में हेल्प हो रहा है। अगर मान लो सामने की तरफ से हवा आ रहा है और उसको काट के जा रही है, इसका मतलब हेडविंड है। ठीक उसी प्रकार से सपोज आप स्विमिंग कर रहे हो, एक डाउनस्ट्रीम में स्विमिंग कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आपके पास टेल विंड है। इसका मतलब वो जो डाउनस्ट्रीम है वो आपको हेल्प करेगा स्विम करने में। अगर मान लो आप अपस्ट्रीम में स्विम कर रहे हो, राइट, मतलब जो बहाव है उसके उल्टा साइड जा रहे हो, इसका मतलब क्या, आपको बहुत ज़्यादा जोर लगानी पड़ेगी, इसका मतलब आपके पास हेडविंड है। तो सेक्टर एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको देखना पड़ेगा हेडविंड है कि टेलविंड है। अभी आप सोचो कि टेलविंड कौन कौन सेक्टर में टेलविंड हो सकते हैं। टेलविंड यानी कि टेलविंड, अब टेलविंड किस तरीके से हो सकता है, मान लो गवर्नमेंट का पुश हो सकता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, जैसे मान लो इन्होंने रिसेंटली जो कट किया था जीएसटी कट, दैट इज अ बिग टेलविंड फॉर व्हाट, फॉर द कंजम्पशन सेक्टर। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। अभी जैसे आईटी में क्या है, आईटी में हेडविंड्स है। अब हेडविंड्स किस चीज का है, पूरा जो इनका बिजनेस मॉडल है दैट इज अंडर रिस्क, क्योंकि आदमी को रिप्लेस करके जब रोबोट्स आ जाएंगे, एआई आ जाएंगे, तो आदमी की जरूरत ही क्या हो जाएगा। तो उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है, पूरा जिस पिलर पे उन्होंने खड़ा किया है, दैट मॉडल इज अंडर क्वेश्चन। तो उस पर बहुत ज़्यादा एक हेडविंड है। ये आपको पता चल जाएगी, आप जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना जानोगे चीज़ों को, ये आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अब मैं एक कंसेप्ट की बात करता हूं, बाय व्हाट यू सी। अब पीटर लिंच का ये ओरिजिनल आइडिया है, बाय व्हाट यू सी, लेकिन इसमें एक कैवियट ये है कि
बाई व्हाट यू सी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक बहुत पहले का एक वीडियो, आप जाके देख सकते हो, बाई व्हाट यू सी एंड which is touching your life or which has the potential to touch everyone's lives। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, बाई व्हाट यू सी, अगर आप देखते हो, आप जा रहे हो रास्ते में और आप देख रहे हो कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इंडिया में भी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम है, जो रियल एस्टेट काम, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ कंस्ट्रक्शन, वहाँ कंस्ट्रक्शन, हर जगह कंस्ट्रक्शन, तो आपको लगेगा कि कंस्ट्रक्शन में तो सीमेंट का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, तो क्या मैं सीमेंट का कंपनी खरीद लूँ? आपको देखना पड़ेगा कि सीमेंट का कंपनी कितना ग्रो कर लेगा, और ये क्या, इज इट टचिंग एवरीवन्स लाइव्स? द आंसर इज प्रोबेबली नो, राइट। सीमेंट कितना ज़्यादा ग्रो करेगा? सीमेंट का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट लिंक टू जीडीपी है। जीडीपी हमारा जितना बढ़ेगा, आपका रियल एस्टेट जितना बढ़ेगा, उस तरीके से मान लो जीडीपी से थोड़ा प्लस माइनस 2-3 करके परसेंटेज पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा सीमेंट का जो ग्रोथ है ओवरऑल लेवल पे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते जो सीमेंट का ग्रोथ है 50% तक का भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बाई व्हाट यू सी में हमेशा दैट वोंट होल्ड ट्रू, राइट। जैसे मैंने बोला, व्हिच इज द कैवियाट इज बाई व्हाट यू सी विच हैज़ द पोटेंशियल टू टच एवरीवन्स लाइफ। जैसे अगर मैं जोमेटो की बात करूँ, जोमेटो का आपने ब्लिंकिट देखा होगा, राइट। अगर आप ब्लिंकिट से ऑर्डर किया होगा आपने, किस तरीके से उन्होंने सबका लाइफ को टच किया। अब एक आदमी मान लो जो घर बैठे बैठे ग्रोसरी ऑर्डर करता है, अंडे ऑर्डर करता है, या साबुन वाबुन जो ऑर्डर करता है, या खाने के सामान जो ऑर्डर करता है, आपको लगता है वो कभी बाहर जाके सब्जी मंडी में जाके सब्जी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, राइट। तो इट इज टचिंग एवरीवन्स लाइफ्स। उबर, ओला की अगर बात करो, कैसे पूरा आपका जो अनऑर्गेनाइज मार्केट से किस तरीके से ऑर्गेनाइज मार्केट में आ गया, राइट, जो राइड हेलिंग सर्विसेज है। फिर मान लो एक और कंपनी है जो हाल ही में लिस्ट हुई है, कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुई है, अर्बन कंपनी। जैसे मान लो आपके घर में अचानक से एसी खराब हो गया, या फिर फ्रिज खराब हो गया, या फिर मान लो आपको बाथरूम को साफ कराना है, राइट, या फिर मान लो फैन को साफ करना है, मान लो पूजा आया है, पूजा के टाइम में, पूजा मतलब फेस्टिवल, दुर्गा पूजा आया, मान लो दिवाली आया है, नवरात्रि आया है, तो आपको घर साफ करने हैं। पहले क्या होता था, पहले आप आदमी बुलाना पड़ता था, आदमी आप देखो कहाँ मिलेगा कि नहीं, पूरा अनऑर्गेनाइज था, राइट। पूरा अर्बन कंपनी में आप जाओगे, आप ऐप उनका डाउनलोड कर लो, ऐप में जाओगे, आप मारोगे कि मुझे एसी साफ करना, बस तुरंत ही आदमी आ जाएगा। फिर आपको कोई ग्रूमिंग सर्विसेज लेने, मान लो बाल कटाना है, मालिश लेना है, ये सब तरह तरह की जो सर्विसेज, होम रिलेटेड जो सर्विसेज है, मान लो सोफा साफ करना है, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आप मंगा सकते हो, राइट। तो इसमें आप सोचो कितना बड़ा टैम है। टैम इज द टारगेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट, राइट। आपको वो देखना है। अब सीमेंट का टैम कम होगा, राइट, अब ऑलमोस्ट तो सैचुरेट कर ही दिया है। टेलीकॉम इज अनदर सेक्टर। आप सिम कार्ड कितना ज़्यादा बेच दोगे, राइट, एक लिमिट, क्योंकि हर आदमी के पास सिम कार्ड है। तो ऐप को देखना पड़ेगा सबसे पहले एक कंपनी का टैम क्या है। जब सबसे पहले तो मैंने बोला यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, राइट। उसके बाद आपको देखना है कि उसका टाइम कितना है, मतलब क्या उसने सैचुरेट कर दिया है क्या मार्केट को, या फिर अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, राइट। तो ये सब चीज़, जैसे मैंने जोमेटो का बात बोला, स्विगी का बात बोला, फिर ओला उबर का बात बोला, हालांकि वो सब यहाँ लिस्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल आप एक रेफरेंस पॉइंट के लिए तो मान के चल सकते हो, राइट। फिर मैंने अर्बन कंपनी का बात बोला। फिर एक और कंपनी है जैसे ब्लैक बक, वो क्या करती है, वो बेसिकली एक ट्रकिंग कंपनी। ट्रकिंग माने कि आप मान लो ये आपका टोलिंग एंड टेलीमैटिक्स से क्या होता था पहले, मान लो एक कंपनी है, उसको सामान भेजना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, मान लो आपका विशाखापट्टनम से मान लो मुंबई तक भेजना है, तो वो क्या करना पड़ता है, वो कंपनी को किसी ट्रक ऑपरेटर को फ़ोन करो, वो आएगा, वो ड्राइवर के साथ लिंक करा देगा, फिर तेल का झंझट, टोल देने का झंझट, उसमें ड्राइवर पैसा मार देगा, ऑपरेटर पैसा मार देगा। ये पूरा जो फ्रेगमेंटेड मार्केट था, ये पूरा जो अनऑर्गेनाइज मार्केट था, ये पूरा सा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है, और वो काम कर रहा है ये जो ब्लैक बक कंपनी है। ब्लैक बक के ऐप में जाओगे, आप बोलोगे मैं ये कंपनी, सपोज आपने उनका ऐप खोला, आप ऐप में जाके आप मारोगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेरा इतना सामान है, इतना मीट्रिक टन या टन का जो भी हो सामान है, यहाँ से यहाँ तक भेजना है, तो वो जो कंपनी आपका पूरा आपका तेल का खर्चा, टोलिंग का खर्चा, सब कुछ वो मैनेज करेगी, आपको बस उनको पैसे दे देना है। तो इसी तरीके से सोचना है। अगर आप देखोगे तो रास्ते में देखोगे तो कितने ट्रक्स चलते हैं, राइट। हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है, हमारा जो फ्रेट है, वो वहाँ में टाइम बड़ा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। बैंकिंग में, बैंकिंग की बात करो तो वहाँ टाइम कितना बड़ा होगा, ऑलमोस्ट तो बैंक अकाउंट तो सबके पास है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ के जो चांसेस है वो कहाँ ज़्यादा है, राइट। फिर मैं अगर नॉर्मल जैसे बिस्किट वाली कंपनी, या फिर जो मान लो चॉकलेट बनाती है, कैंडी बनाती है, ये सब कंपनी, तो इनका टाइम कितना ही हो सकता है, राइट। इन्होंने ऑलमोस्ट तो सैचुरेट कर ही दिया है।
तो आपको अपॉर्चुनिटी देखना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ में ज़्यादा है और उसी हिसाब से आपको फिर जाना है। जैसे मान लो एक और कंपनी है जीना सीखो, तो जीना सीखो बेसिकली क्या करती है, ये जो आयुर्वेदिक सर्विसेज हो गया, ये जो थेरापेटिक सर्विसेज हो गया, ओवरऑल जो वेलनेस रिलेटेड जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करते। तो आप देखोगे इनका जो टैम है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आयुर्वेदा एज इन इंडिया में इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। और धीरे धीरे लोग आप देखोगे कि एलोपैथिक से मतलब आयुर्वेदा या फिर जो होम्योपैथिक ये सब की बात करते, तो यहाँ में भी टैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर ईवी की अगर आप बात करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहाँ में टैम बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ में ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस तरीके से आप कंपनी को पिक करोगे। ये हो गया पूरा कंपनी लेवल का बात। अभी कंपनी बिजनेस को, जैसे मैंने बोला, आपको सबसे पहले देखना है सेल बढ़ रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको देखना है मार्जिन ऊपर की तरफ है नहीं, इसका मतलब आप कट, मतलब आप कितना रख पा रहे हो, राइट, सब दे दबा के। उसके बाद आप देखोगे कि पैट बढ़ रहा है कि नहीं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप देखोगे इनका ग्रोथ का पोटेंशियल किस तरीके का आ रहा है। फिर आपको मैनेजमेंट का कॉन कॉल पढ़ना है, जो कंपनी पीपीटी देती है पीपीटी को पढ़ना है। देखो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला वो जो ऑब्जर्वेंट जो होना है आपको, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से आपका मेहनत शुरू होता है, राइट। एंड यू हैव टू पिक द कंपनीज, पिक द बिजनेसेस वेरी केयरफुली। फिर आपको देखना है ये जो कंपनी ने सपोज, अभी कंपनी किस तरीके से मान लो आपको धोखा दे सकती है। सबसे पहले धोखा देने का जो बात आएगा वो आएगा सेल में, राइट। अगर एक कंपनी ना इनहेरेंटली, मान लो इनहेरेंटली दगेबाज है, या फिर इनहेरेंटली उनका जो काम है वो कंपनी को चलाने नहीं बल्कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, तो आप देखोगे कि उनका सेल धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। क्योंकि आप अगर माल ही नहीं बेच रहे हो अपना, तो फिर तो बाकी सब तो छोड़ ही दो। आपका टॉप लाइन ही नहीं आ रहा तो बॉटम लाइन तो छोड़ दो। अभी ऐसा भी हो सकता है कि 2% का टॉप लाइन ग्रो हुआ है और बॉटम लाइन 15-20% का हुआ है, तो हो ही सकता है, राइट। मान लो लोगों को निकाल दिया है, या फिर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम लग गया हो, मार्केटिंग का खर्चा कम कर दिया हो, कैंटीन में जो खाना था उसको बंद कर दिया हो। तो जिससे कॉस्ट कटिंग आपने सुना होगा, राइट, कॉस्ट कंट्रोल, तो वो तो किसी भी तरीके से कंपनी दिखा सकती है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, राइट। लेकिन अगर ऊपर का जो टॉप लाइन है वही नहीं आ रहा है तो बाकी आपको नीचे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपनीज को देख सकते हो, जान सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला ऑब्जर्वेंट होना है, फिर आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ में इसका जो टैम है वो कितना ज़्यादा है। टैम जितना बड़ा होगा या इसका मतलब यहाँ में स्कोप बहुत ज़्यादा है, राइट। उसके बाद एक मेट्रिक आता है विच इज़ दी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आपने सुना होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ये 3 मेट्रिक्स में डिवाइडेड है, राइट। 3 मैट्रिक्स क्या क्या है? पहला हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। अब इसको पूरा अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन बाय नेट प्रॉफिट ये आपका, हाँ, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, राइट, विच इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर। तो सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट, तो सेल कट गया, मल्टीप्लाइड बाय एसेट्स डिवाइडेड बाय आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो एसेट कट गया, सेल कट गया, आपका बच गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। वो फॉर्मूला है। तो 3 मैट्रिक की जैसे मैंने बात किया, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऊंचा है मान लो, ठीक है, और आपका एसेट भी कम लगता है। ऐसे कंपनीज हालांकि इतना बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, तो आप देखोगे इनका ROE ऊपर की तरफ है। फिर कोई कंपनीज क्या करती है, मान लो नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, मान लो बहुत एक ऐसा सामान बेचती है जहां में वैल्यू एडिशन का कोई स्कोप नहीं है, तो आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम होगा। जैसे कंपनी लाइक डीमार्ट, वो क्या बेचती है, वो ग्रोसरी बेचती है, राइट, एकदम लो एंड ग्रोसरी, कपड़े वपड़े वगैरह बेचती है। तो बेसिकली ग्रोसरी, आटा दाल चावल ये सब बेचते हैं। तो इसमें आप क्या वैल्यू एडिशन करोगे? तो वैल्यू एडिशन का जहाँ स्कोप ही नहीं है तो आपको मार्जिन किस तरीके से मिलेगा? आपको मार्जिन मिलने का कोई स्कोप नहीं है, राइट। तो अब देखोगे इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अब एसेट काफ़ी लागत है इनका एसेट का, तो आप देखोगे इनका जो पूरा ROE है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, 12-13-14% से ज़्यादा इनका ROE बनता नहीं है। और कोई कंपनी क्या करती है पता है, लेवरेज है ना लास्ट में, राइट, लेवरेज ज़्यादा लेके वो ROE को ज़्यादा दिखा देती है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा बेसिकली। फिर जैसे मैंने बोला कि आपको ROE को किस तरीके से एनालाइज करना है, तो ROE माने कि जैसे मैंने बोला रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ROE ऊपर की तरफ रहना चाहिए, राइट, तभी तो आप व्यापार कर रहे हो। अगर मान लो आपका ROE 6-7% है तो आप व्यापार कर ही क्यों रहे हो? आप सारा पैसा उठा के बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, राइट।
तो आरओई आपको देखना है। अब मान लो आरओई पूरा पिक्चर परफेक्ट है, ऐसे मैं कंपनीज बता रहा हूँ, आरओई मान लो पिक्चर परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, आरओई मान लो 30-32-40% तक का है और ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में, तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा शेयर बाजार में, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर बाजार में चाहिए ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ भी आए, आरओई भी ठीक ठाक हो, आरओई ऊपर की तरफ हो, मार्जिन अच्छा हो, मार्केट शेयर कैप्चर करे, राइट, ऐसा होता है बट बहुत रेयर होता है। आप जितना, जैसे मैंने बोला, आप जितना पढ़ोगे उतना आपको ये सब के बारे में नॉलेज आता रहेगा। तो एक बार अगर मैं समराइज कर दूं आपके लिए, तो सबसे पहले आपको सेल का फिगर देखना है, उसके बाद आपको मार्जिन देखना है, मार्जिन ऊपर की तरफ रहना चाहिए, आपको प्रॉफिट देखना है, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो आप प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे हो, सारा आपका लागत में ही चला जा रहा है, आपने मार्केटिंग इतना ज़्यादा कर दिया, जो होता है, जो न्यू टेक कंपनीज जो है वहाँ में होता है, राइट। और जैसे मैंने बोला, मार्केट ये सबको इतना हाई वैल्यूएशन इसीलिए दे रही है क्योंकि मार्केट सोच रही है कि आगे चल के ये तो प्रॉफिट कर ही लेगी, अभी ये मार्केट शेयर कैप्चरिंग के मोड में है। फिर अगर मार्केट को एक टाइम बाद लगा कि बस बहुत हो गया, घाटे पे घाटा, घाटा पे घाटा करी जा रही है, तो मार्केट आप देखोगे बस इसको नीचे ला देगी, राइट, क्योंकि एक टाइम के बाद मार्केट भी कितना और ऊपर चढ़ाएगी, क्योंकि अल्टीमेट आप व्यापार किस लिए कर रहे हो, ताकि आप प्रॉफिट कर पाओ, नेट प्रॉफिट, राइट। उससे फिर ईपीएस आता है, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आप जब नंबर ऑफ शेयर कर देते हो तो आपको ईपीएस मिलता है, अर्निंग्स पर शेयर। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले सेल देखना है, उसके बाद मार्जिन ऊपर की ओर है वो देखना है, फिर प्रॉफिट किस तरीके से आ रहा है वो देखना है, आरओई ऊपर की तरफ है कि नहीं वो देखना है, दैट्स इट, बेसिकली इतना ही कुछ देखो। कौन से सेक्टर में काम कर रही है वो देख लो, जैसे सनराइज सेक्टर्स आपका ईवी हो गया या फिर आपका कंजम्पशन हो गया, राइट। जैसे मैंने कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था लीला होटल्स एंड पैलेसेस के बारे में, वो जो हाई एंड लग्जरी पे है, वहाँ में ग्रोथ के स्कोप कितने हैं, टैम देखना है आपको, राइट, किस इंडस्ट्री में काम करे और उसका टैम कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि ग्रोथ का जो पोटेंशियल है, ग्रोथ का जो चांस है वो कितना ज़्यादा है, वो आपको देखना है। बेसिकली इतना कुछ आप देख लोगे तो आपका बिजनेस एनालिसिस मोटा मोटी लेवल पे आपका हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शेयर बाजार में आप आए हो पैसे बनाने के लिए, आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, आपको यहाँ पे इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, आपको यहाँ पे एकदम भारी भरकम कोई थीसिस नहीं लिखना है, आप यहाँ पे बेसिकली पैसा बनाने आए हो और आपको उसी हिसाब से चीज़ों को देखना है, राइट। तो नंबर क्रंचिंग इतना मत करना, आपका बस डायरेक्शन सही होना चाहिए, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो गया आपका, आपने बिजनेस को एनालिसिस कर दिया, राइट। अभी अच्छा एक और मैं बात बोलता हूँ, मान लो जैसे मैंने बोला था, राइट, आप देख रहे हो ज़ूडियो, जैसे मैंने जो किया था, मैंने जब देखा था, हालांकि मैंने स्टॉक तो लिया नहीं, तब मेरे को आइडिया नहीं था, राइट, 2023 में, तब मैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है वही नहीं जानता था, बेसिकली मैं भी भावी देखता रहता था 24 घंटे, राइट। तो जब मैं ज़ूडियो के स्टोर में गया ना, मैं देखा है कि इतना ज़्यादा भीड़ है, उसके बाद ना मैं जब बिलिंग, मैंने कपड़े तो लिए, फिर मैं जब बिलिंग कर रहा था ना, फिर जो बिलिंग में जो लड़का था उसको मैंने पूछा कि आपके कितने दुकानें खुलेंगे, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, गुवाहाटी असम में, तो उसने बोला कि अगले 3 महीने में गुवाहाटी में ही अराउंड 7 से 8 दुकानें खुल जाएंगी और असम में जो पूरा 15 से 20 दुकानें खुलेंगी आगे आने वाले 3 साल में। तो सोचो वो काफ़ी अच्छा इनपुट था। फिर मैं आके देखता कि फिलहाल अभी उनका स्टोर काउंट क्या है, फिलहाल स्टोर काउंट क्या है और उसके बेस पे कितना स्टोर और खोलेगी। तो इसी तरीके से आपको देखना है, जैसे मैंने बोला ना वीडियो के बीच में कि आपको आके इनका जो कॉन है, कॉन जो मतलब कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स लेके आती है ना, उसके बाद ये कॉल करती है, कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, एनालिस्ट पूरा जो कम्युनिटी है उनके साथ, इन्वेस्टर्स भी रह सकते हो उसमें, आप भी रह सकते हो, अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप भी रह सकते हो, आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हो, राइट। तो आपको कॉल सुनना है या फिर आप अगर ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हो तो ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ सकते हो। उनका पीपीटी आता है, क्वार्टरली क्या करती है ना कंपनी, अपना रिजल्ट्स जब डिक्लेयर करती है उसके बाद वो पीपीटी बनाती है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसको आप देखो, वहाँ में सब लिखा हुआ होता है कि ग्रोथ कहाँ करेगी, नया कैपेक्स कहाँ बिठाएगी, मार्केट कैसा कर रहा है, आगे कोई हेडविंड्स है कि नहीं, स्कोप कहाँ ज़्यादा है, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, हर चीज़ मतलब कंपनी के बारे में हर चीज़ वहाँ पे रहता है, वो सब चीज़ें आपको जाके देखना है। तो दिस इज ओवरऑल आपको एक बिजनेस को, एक कंपनी को किस तरीके से एनालाइज करना है, राइट। मान लो आपने एक बिजनेस ऐसा चुन लिया, ठीक है, आपने एक ऐसा बिजनेस चुना जहाँ में सेक्टर टेलविंड बहुत ज़्यादा है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अपना सेल बढ़ा रही है, यानी कि क्या, सबसे मान्य पूरा जो आप इंडस्ट्री लेवल की बात करो तो उनका जो सेल का जो पेस है वो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या, वो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, राइट। आप देख रहे हो ये अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी ऊपर की तरफ है, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है, राइट। फिर आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द
मार्केट, स्टॉक मार्केट। फिर इस टाइम मैंने बोला था ना, वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था, राइट, आप दोनों चीज़ को एक साथ मत देखो। आप बिजनेस एनालिसिस अलग है, स्टॉक मार्केट एक पूरा अलग चीज़ है। आप मान लो उसके बाद आ जाता है मार्केट। अब मार्केट में जैसे ही आप आ जाते हैं, एक बिजनेस का तो एक वैल्यू होता है, राइट, उस वैल्यू को, वो जो बिजनेस का जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसको मार्केट किस तरीके से देख रही है, हाउ इज द मार्केट परसीविंग दैट बिजनेस, वो आपको पता चल जाएगा मार्केट में कंपनी का पी रेशियो देख के। पी रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो, प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर, वो आपको पीई बताता है। तो पी देखना है आपको कैसा है। पी अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा है, जैसे मैंने आपको सिखाया, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कोई एक कारण होगा जिसकी वजह से ऊंचा है, और ये ऊंचा ऊंचा रहेगा कि नहीं या फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो आपको देखना है। कैसे देखना है? आपको देखना है ये जो ऊंचा है, ये जो बाजार इसको ऊंचा पी दे रहा है, इसका कारण क्या है। कारण जैसे मैंने बोला, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, सबसे तेजी से वो सेल अपना बढ़ा रहा है, प्रॉफिट उस लेवल से बढ़ा रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है उसको, तो आप देखोगे पी ऊपर की तरफ है, पी ऊपर रहेगा हमेशा। आपको फिर जज करना है, एक जजमेंटल, आपको एक जजमेंट, एक कॉल लेना है कि ये पी ऊंचा इसको मिलता रहेगा कि नहीं। तो उसके लिए आपको देखना है ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल है कि नहीं, ये जो ग्रोथ है ये साल दर साल इसी तरीके से आएगा कि नहीं, या फिर ये एक वन ऑफ है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल हाई पी है ना, फिर अगर आपने वो कंपनी को लिया और मान लो जिस ग्रोथ के बेसिस पे मार्केट उसको हाई पी दे रहा था, अगर थोड़ा सा भी उसमें फॉल्टर किया कंपनी ने, तो आप देखोगे उसको नीचे ला दिया जाएगा। स्टॉक विल प्लमेट डाउन लाइक एनीथिंग। क्यों? क्योंकि बाजार एक्सपेक्ट कर रही थी, बाजार जो उसको भाव दे रही थी इतना ज़्यादा जो वैल्यू कर रही थी, उसका कारण ये था कि उसका ग्रोथ सबसे तेज था। आप ग्रोथ को ही स्लो डाउन कर दिए हो, तभी आप देखोगे जो ट्रेंड, जो स्टॉक है अभी कहाँ, सितंबर 2024 में 8,000 का बिकता था, राइट, और पी आप देखोगे 100-150 का ही पी रहता था, कभी पी नीचे आया ही नहीं। उसके बाद आप देखोगे अभी 8,000 से अराउंड 4,000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइंग बिजनेस का जो ग्रोथ है वही कहाँ 40, 50, 60%, 70% के आसपास है, अभी अराउंड 20% के नीचे आ गया, राइट। इसलिए स्टॉक नीचे कर दिया गया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल हाई पी पे अगर आप स्टॉक ले लोगे तो बी वेरी श्योर कि जिस बेसिस पे आपने स्टॉक को लिया है इस हाई पी पे, ग्रोथ को देख करके, वो ग्रोथ अगर नहीं आया तो फिर स्टॉक को बहुत बुरी तरीके से नीचे कर दिया जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप सोचोगे कि तो क्या लो पी स्टॉक लेना सही है, नहीं, लो पी स्टॉक जो किया गया है, एक स्टॉक के पी को जो नीचे किया गया है, उसका भी कोई कारण है कि उसको इतना कम पी मिल रहा है। पी मतलब जैसे मैंने बोला, आप इसको क्वांटिटेटिवली मत देखो, आप इसको क्वालिटेटिवली देखो। P is the perception among the investors. PE is the perception by the market about that company. तो P बहुत ज़्यादा नीचे है, इसका मतलब कोई एक कारण है जिसकी वजह से P इतना नीचे है, राइट। तो आपको देखना है ये जो सस्ता P मिल रहा है, ये सस्ता से महंगा होगा तभी तो आपके पैसे बनेंगे ना। P मान लो 15 का P है, तो 15 का 30 पी हो सकता है क्या, 40 पी हो सकता है क्या। अब पी को बढ़ने के लिए परसेप्शन, पी को आप परसेप्शन हिसाब से सोचो, परसेप्शन कैसे बढ़ेगा। मान लो कंपनी का ग्रोथ 5% है, तभी वो 15 के पी पे बिक रहा है। अचानक से कंपनी ने ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ऐसा केपेक्स बिठा दिया, या फिर इस तरीके से वो बात कर रही है ग्रोथ का, आगे आने वाले टाइम में मान लो 1 साल बाद वो इस तरीके से ग्रोथ करेगी, तो आप देखोगे कि बाजार उसको रिवॉर्ड कर देगा। बाजार देखेगा कि चलो ये अभी कुछ ऐसा लॉन्च करने जा रही है, या फिर ऐसा केपेक्स बिठा रही है, फिर ऐसा अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है, मान लो पूरा प्रोडक्ट साइड ही उसने रिवैम्प कर दिया है, तो आप देखोगे कि 15 से 30 पी हो जाएगा, 30 से 40 पी हो जाएगा। लेकिन फिर वो जो 30 से 40 पी होगा, उसके बाद भी बाजार वेट करेगा कि रिजल्ट उस तरीके से दे रहा है कि नहीं। फिर अगर रिजल्ट में फिर गड़बड़ हुआ, मान लो कंपनी अभी, मान लो उनका 5% का ग्रोथ था और कंपनी ने बोला है कि आगे आने वाले 1.5-2 साल में हम 5 से 25% का ग्रोथ कर लेंगे, वो तो कंपनी जानती है वो किस तरीके से करेगी। तभी तो मैंने बोला ना, आपको पीपीटी देखना है, आपको कौन कॉल पढ़ना है। अगर 2 साल बाद या 1.5 साल बाद नहीं कर पाई ना उस तरीके का ग्रोथ, क्योंकि बाजार तो उसको पहले रिवॉर्ड कर चुका होगा ना, राइट। परसेप्शन आप सोचो, ये जो पूरा जो पी है ना, इसको आप क्वांटिटेटिवली मत देखो, इट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल टर्म, इट्स अ क्वालिटेटिव थिंग कि लोगों के बीच में, मार्केट के बीच में परसेप्शन कैसा है इस कंपनी को लेके। तो जैसे मैंने बोला, अगर 1.5-2 साल बाद उस तरीके का ग्रोथ नहीं आया तो बाजार फिर उसको नीचे कर देगा, राइट। यही में आपका गेम बनता है। आप
जैसे पीटर लिंच हो या वॉरेन बफेट हो, जो द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स, वो यही कहते हैं कि अगर आप बहुत ऊंचा, या फिर कोई भी एक मान लो जो वाइज इन्वेस्टर है, प्रूडेंट इन्वेस्टर है, आप बहुत अगर हाई पी दे दोगे ना एक स्टॉक को, आप एक बहुत हाई पी दे के आप एक स्टॉक खरीद लोगे, तो बी वेरी श्योर, जैसे मैंने बोला कि उसका ग्रोथ आएगा। अगर ग्रोथ उस लेवल से नहीं आया तो स्टॉक को नीचे कर दिया जाएगा। अब एक मान लो कंपनी जो है पागलों की तरह ग्रो कर रही है, मतलब 50% के आसपास से साल दर साल ग्रो कर रही है, फिर आपको देखना है कि ये जो 50% का ग्रोथ है ये हमेशा तो नहीं रहेगा ना। और ये ऑब्वियस सब बात है, राइट, इट्स अ लॉजिकल थिंग, क्योंकि आप जब 50% से ग्रो करोगे तो आप साइज को भी तो बढ़ा रहे हो, राइट। 100 में आपने 50 किया तो आपका 150 हुआ, 150 में आपने और 50 किया तो आपने 75 कर दिया, तो आपका भी तो बेस बढ़ता जा रहा है ना। एक लेवल के बाद क्या होता है, साइज बिकम्स योर एनिमी। आप इतने बड़े हो गए, उसके बाद आपका उस लेवल का ग्रोथ, उस लेवल का आपका टॉप लाइन ग्रोथ या आपका पैड ग्रोथ उस लेवल के बाद सस्टेनेबल है ही नहीं, फिर उसको नीचे आना ही है। तो बी वेरी श्योर कि एक आप कंपनी जो ले रहे हो उसको क्या पी पे खरीद रहे हो। तो मैं फिर बोलूँगा, एक ऊंचे पी का कंपनी ऐसा नहीं है कि वो खराब है, राइट। ऊंचे पी का कंपनी, उसको ऊंचा दिया गया है, उसका ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका ग्रोथ उस लेवल से आएगा। फिर एक नीचा कंपनी, नीचा कंपनी नहीं, नीचे पी का कंपनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा है, ऐसा हो सकता है कि वो नीचे से और नीचे जाए, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं आया, अगर अंडरलाइंग बिजनेस में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये नीचे का जो पी है ना वो और नीचे जाएगा। आप, ये बाजार है, आप समझो एक चीज़ को कि बाजार इज़ रूथलेस लाइक एनीथिंग, राइट। ये किसी का नहीं सुनता है। आपको बस ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है, जो आप कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, उसमें अंडरलाइंग जो ग्रोथ है वो है कि नहीं। अगर ग्रोथ है ना कंपनी में तो आप देखोगे कि सब ठीक है। अगर ग्रोथ नहीं है तो मतलब कंपनी आगे आने वाले टाइम में उसका दिन जो है चल रहा है ना, बुरा से और बुरा होगा, राइट। तो ये सब चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए काम करना है, पी को लेके खास करके, क्योंकि आपने सब कुछ किया, अपने बिजनेस को पूरा सही तरीके से एनालाइज किया, लेकिन आप बहुत अगर ऊंचा पी दे दोगे ना तो आपका पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। आपने सपोज बहुत अच्छा कंपनी चुना है, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने 2000 में इन्फोसिस लिया होगा, जहां इन्फोसिस ने पीक बना दिया था, तो होगा आपका 7 साल बाद फिर पैसा आया होगा, लेकिन 7 साल आपको पूरा तो रुला दिया ना, क्योंकि इतने हाई पी में इन्फोसिस चला गया था कि वहाँ ऑलरेडी प्राइस्ड इन था। मतलब जो ग्रोथ था वो बाजार, मैंने जैसे कहा ना, बाजार बहुत पहले ही उसको प्राइस इन कर देता है। फिर वहाँ अगर ले लोगे तो फिर वो जो इन्फोसिस का कंपनी की तरह हो जाएगा, वो बहुत टाइम के लिए साइडवेज मूवमेंट हो जाएगा। क्यों? प्राइस पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, राइट, क्योंकि पी इतना ऊंचा है तो प्राइस एक लेवल पे ही ट्रेड करता रहेगा और अर्निंग्स नीचे से आती रहेगी। तो क्या होगा, पी को नॉर्मलाइज करेगा, फिर अगर कंपनी में ग्रोथ है तो फिर वहाँ से ऊँचा जाएगा। तो मेक श्योर यू आर इन द करेक्ट फेज ऑफ द साइकिल, मतलब आप पी को किस तरीके से देख रहे हो। एंड पी बाय द वे शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू आर ऑब्जर्विंग। आप मान लो कंपनी बिजनेस, वो आपका फर्स्ट चीज़ होना चाहिए कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं, कंपनी का मार्जिन अच्छा है कि नहीं, आरओई ऊपर की तरफ है कि नहीं, डेट किस तरीके से लिया है, राइट, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है कि नहीं, जो दूसरे पीयर्स है उससे तेज़ तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपका पहला आएगा। कॉन कॉल पढ़ना, पीपीटी देखना, ये सब चीज़ें आपका पहला चीज़ है, प्राइमरी थिंग। उसके बाद आपका आएगा पीई रेशियो। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली आपको किस तरीके से देखना है चीज़ों को। और जैसे मैंने बोला, राइट, एक मैं बहुत उस एग्जाम्पल से अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, माने पी को लेके अगर मैं बेसिकली बोलने की कोशिश करूँ, तो पी को किस तरीके से बाजार देखता है पता है? पी को देखता है रेट ऑफ चेंज के बेसिस पे। मान लो एक ऐसा कंपनी है जो 40% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको मान लो 100 का पी दिया गया है, 100 के पी पे वो बिक रहा है, ट्रेड हो रहा है। मान लो 40 से उसने 50% का ग्रोथ लाया है अगले साल में, तो उसने कितना किया, अराउंड 20% के आसपास से ग्रो किया। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, 20% है ना, कि 40 से 50 किया है, तो उसका जो पी है आप देखोगे थोड़ा ही एक्सपैंड होगा। मान लो 100 का पी है तो 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन मान लो ऑन दी अदर हैंड एक कंपनी ऐसी है जो लॉस पे लॉस किए जा रही है, या मान लो प्रॉफिट्स एकदम डिमिनिशिंग प्रॉफिट्स है, राइट, एकदम है ही नहीं, मान लो अचानक से वो बहुत जोर का प्रॉफिट दिखा देती है। और बाय द वे आपको प्रॉफिट उस तरीके से देखना पड़ेगा ना, जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ तो नहीं है कहीं। मान लो जैसे मैंने बोला खर्चा कम करके तो प्रॉफिट नहीं दिखा रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वन ऑफ कोई, मान लो कोई इस कंपनी के पास कोई 20 साल पुरानी ज़मीन थी जो बेच के उन्होंने कैश इन किया है, तो उससे तो कहीं प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो वो सब चीज़ें भी आपको देखना है।
तो मान लो नहीं, एक्चुअली में सेल्स उनका बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, राइट। घाटे से मान लो कंपनी प्रॉफिट की है और बहुत तगड़े तरीके से प्रॉफिट की है, राइट। आप देखोगे उसको ज़बरदस्त तरीके से बाजार उसको रिवॉर्ड करके ऊपर की तरफ ले देगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट पेज फॉर द डेल्टा, डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज। इसको अगर अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूँ, मान लो एक क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा 85% 90% के आसपास लाता है, ठीक है, और उससे सब कोई एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि उसी रेंज पे वो लाएगा। तो मान लो 90% से उसने 96% लाया, वाह वाह, उसकी बहुत तारीफ हुई, उसको सबने अच्छा बोला, राइट। तो उसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ, लेस देन 10%। लेकिन मान लो एक बच्चा 30% लाता था, हमेशा फेल होता था, ठीक है, और उसने अचानक से क्या किया, अपने फाइनल एग्जाम में जाके 60% ला दिया, फर्स्ट डिवीजन ला दिया। तो टीचर्स तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये हमेशा फेल करता था, ये कैसे 60% ला दिया, अनलेस उसने चीटिंग वोटिंग तो नहीं किया है, बेसिकली उसने मेहनत किया है, पढ़ाई की है और वो पास हो गया। उसको 30% कहाँ वो फेल हो रहा था, कहाँ 60% ला के वो फर्स्ट डिवीजन ला दिया। तो कौन सा डेल्टा कहाँ ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज कहाँ ज़्यादा है, इस वाले लड़के के पास, राइट, जिसने 30% से 60% लाया। तो व्हाट आई मीन टू से इज आईब्रोज विल बी रेज्ड ऑन विच रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट जो लड़का 30% से 60% ला दे। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट ये चीज़ को देखता है कि एक स्टॉक में रेट ऑफ चेंज किस तरीके से हो रहा है और उसी तरीके से बाजार उस चीज़ को रिवॉर्ड करता है। थोड़ा चाय पी लेता हूँ। एक्चुअली बोलते बोलते मेरे को भी बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चीज़ें, और देखो फ्लो में मैं बोलता हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं है, मैं पढ़ के कहीं नहीं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कभी फ्लो डिस्टॉर्टेड भी लगे, लेकिन ओवरऑल मैसेज आप समझने की कोशिश करो कि कैसे किस तरीके से आप अप्रोच करते हो कोई एक, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, बिजनेस की एनालिसिस करते हो, और किस तरीके से मार्केट्स को आप अप्रोच कर सकते हो, राइट। ठीक है, जैसे मैंने बोला, आपने बिजनेस अच्छी चुनी है, आपने सब कुछ पैरामीटर्स अच्छे तरीके से देखा है, लेकिन अगर आप रॉन्ग एंड ऑफ द साइकिल में हैं, अगर आप मान लो एकदम पीक पे ले लिया है आपने, तो आप बुरी तरह फंसने के चांसेस रहते हैं। और फिर अगर मैंने जैसे बोला, अगर आप बहुत नीचे के पी में भी ले लेते हैं, राइट, सिर्फ आपने भाव देखा और आपने देखा कि यार इसका तो सिर्फ 15 पी है, ले लेता हूँ, तो हो सकता है वो 15 का पी जो है वो 7.5 भी आ सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो जिस प्राइस पे आपने परचेज किया था वहाँ से भी आधा हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो पी को, जैसे मैंने बोला, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल टूल और अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको आप परसेप्शन की तरह देखो कि बाजार एक स्टॉक को, एक कंपनी को क्यों इतना ऊंचा पी दे रहा है और एक कंपनी को क्यों एक नीचे पी पे ला रहा है, और उसको घुमाने में बाजार को चेंज नहीं लगेगा। ये जो ऊंचा पी मिल रहा है ना, उसको फट से नीचे कर दिया जाएगा। कब? जब बाजार जिस तरीके से सोच रहा था ये कंपनी परफॉर्म करेगी, उस तरीके से नहीं की, तो बस टान के उसको नीचे ला दिया जाएगा। और ये वाली जो कंपनी है जो 15 के पी पे बिक रही थी, बाजार ने देखा कि अरे यार इसने तो सेल अपना डबल कर दिया, अपना प्रॉफिट भी डबल कर दिया, बस वो 15 से 30 का पी आप देखोगे कि रातों रात ऐसा भी हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर डबल हो जाए, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में अगर आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो वो है कि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर, व्हाट इज़ योर एज इन दिस मार्केट। ये बहुत एक, मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि मार्केट एज इन ना एक अनसर्टेनिटीज़ का जगह है, राइट। यहाँ पे हर कोई एज्यूम कर रहा है, और बाय द वे वी आर ऑल डीलिंग विथ अनसर्टेनिटीज़। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला है, आप एक्सपेक्ट करो, आपने सब कुछ देखा कि ये इतना ग्रो करेगी, पता चला कोई हेडविंड आ गया, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया, या फिर कोई इंडस्ट्री में ही कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर मान लो कोई ग्लोबल इशू हो गया, जैसे ट्रम्प का टैरिफ का इशू हो गया, या फिर मान लो कोई एक प्रोडक्ट है वही ऑब्सोलीट हो गया, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये जो आपने जो एजम्पशन किया है, ये धरी की धरी रह सकती है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको मद्देनज़र रखते हुए देखना है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि व्हाट इज़ योर एज इन दिस मार्केट, मतलब आपका एडवांटेज क्या है इस मार्केट में। पता है क्या है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप कितना पढ़ लोगे, कितना जान लोगे, डेफिनेटली ऑब्वियसली पढ़ना तो आपको है, आपको चीज़ें जाननी है, आपको नॉलेज पूरा अपडेटेड रखना है अपने आप को, लेकिन आपका एज पता है क्या है, इन्फॉर्मेशन में नहीं है, आपका एज है आपका दिमाग। आप जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही है तब आप पैनिक नहीं किए, इसका मतलब आपके पास वो एज है। यानी कि सब डर के मारे जब बेच रहे हैं, आपने नहीं बेचा, आप आराम से बैठे रहे, दैट इज़ योर एज। और ये बहुत बड़ा एज है, यही डिफाइन करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए स्टॉक मार्केट में। तभी वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इट इज़ नॉट द हाई IQ पीपल हु सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट,
इट इज द हाई EQ पीपल हु सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट। इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट आपका कितना ज़्यादा है। जब लोग पागलों की तरह किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, आप भी पागल बन के क्या उसी कंपनी को खरीद रहे हो, तब फंसने का स्कीम बना रहे हो, या फिर आप चुपचाप बैठे हुए हो, आपको खरीदने दो, मुझे पता है कि ये तो नीचे आएगा ही, क्योंकि ये जो जिस लेवल पे ये कर रहा है, ये जिस लेवल पे ये प्राइस ऊपर जा रहा है और जिस लेवल पे लोग इसको परसेप्शन ऊंचा ऊंचा ले जा रहे हैं, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तब मैं लूँगा। आप अपना काम एंड कंपोजर रख पाते हो कि नहीं, दैट विल डिसाइड। ये नहीं डिसाइड करेगा कि आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोर लिया। ऑब्वियसली ज्ञान बटोरना है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा लेना है, लेकिन उससे आपका एज नहीं बनेगा। कैसे बनेगा आप सोचो ना, बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनके पास तो पूरी टीम है ना, जो ये पूरा दिन वो यही काम करते रहती है, तो उनसे ज़्यादा नॉलेज आप कैसे ले लोगे, राइट। पूरे इतने इक्विटी एनालिस्ट है, रिसर्चर्स है, जो पूरा दिन साल दर साल यही काम कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन एज उनके पास है, लेकिन आपके पास है आपका साइकोलॉजिकल एज, आप बिहेव किस तरीके से करते हो, राइट, वो डिसाइड करेगा कि मेक श्योर कि आप जो मार्केट के वॉलेटिलिटी है उसको हैंडल कर पाओ। अगर आप बहुत अच्छा इक्विटी एनालिस्ट अपने आप को मानते हो, यानी कि आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जानते हो, लेकिन अगर आपका दिमागी संतुलन जो है, मेंटल जो स्टेबिलिटी है, वो अगर सही नहीं है, तो आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि बाजार हमेशा आपको निकालने के फिराक में रहेगा। जैसे पिछले 15 महीने से चल रहा है, राइट, पिछले 15-16 महीने से आप बाजार देखोगे एक ही लेवल पे चल रहा है, और अभी भी बाजार कहाँ जा रहा है किसी को कोई नहीं पता, और ये किसी को नहीं पता कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। हालांकि इंडिकेटर्स तो यही बता रहे हैं कि ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा वो सब नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे बोला, आपको अपना कंपोजर रखना है, आपको अपना माइंड को काम रखना है, आपको अपना काम करते जाना है। आपका काम है क्या? आपका काम है चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को जानना, कंपनीज के बारे में एनालाइज करना, ग्रोथ कहाँ ज़्यादा है वो सब चीज़ें देखना, और अपना दिमाग खोलना। आपका दिमाग खोल के रखो, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मार्केट में। कोई बोलता है मैं वैल्यू इन्वेस्टर होता हूँ, कोई बोलता है मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, कोई बोलता है मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ। सब छोड़ दो, यू आर एन अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ मिल रहा है आपको वहाँ जाना है। आपको ज़्यादा शोर शराबे में नहीं जाना है, ज़्यादा नॉइज़ बहुत ज़्यादा है ना, जिसको लेके बहुत ज़्यादा शोर शराबा है वहाँ नहीं जाना है, जिसको बहुत ज़्यादा बज़ हो रहा है जहाँ पर, यानी कि अगर हर आदमी उस स्टॉक को लेने की बात करे तो फिर नए बायर्स आएंगे कहाँ से जो स्टॉक को ऊपर उठाएंगे? हर आदमी ने ले चुका है वो स्टॉक, तो कोई बचा ही नहीं है जो उस स्टॉक को लेगा, तो किस तरीके से बढ़ेगा वो स्टॉक? नहीं बढ़ सकता, राइट। एग्जैक्टली, तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ। और मार्केट में हमेशा याद रखना कि अपॉर्चुनिटीज़ गलोर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आप राइट। तो आपको चीज़ों से इतना विचलित नहीं हो रहा है, मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको इतना ज़्यादा विचलित नहीं होना है। अपने आप का काम रखना है, कंपोजर रखना है, क्योंकि आपको समझना है इस चीज़ को कि बाजार का इनहेरेंट नेचर है वॉलेटिलिटी, वो वॉलेटाइल होगा ही। उस चीज़ को आपको हैंडल करना है। सिर्फ बिजनेस एनालिसिस करने से नहीं होगा, आपको अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे भी काम करना होगा। अगर फोरकास्ट की मैं बात करूँ तो फोरकास्ट, अच्छा कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ें टोटल नो एक, राइट। आपको ये सब चीज़ों से एकदम बहुत ज़्यादा दूर रहना है। ये जो बोलते हैं ना, निफ्टी अगले साल इतना हो जाएगा, निफ्टी इस साल में ये टारगेट अचीव कर लेगा, स्मॉल कैप्स मुझे ये लग रहा है, स्मॉल मिड कैप वो लग रहा है, ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर करना। जितना दूर करोगे उतने शांति में रहोगे, उतने सुकून में रहोगे। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ ना कि बाजार ना हर आदमी को मौके देता है। आपको अपने आप को वो परिपक्व बनाना है कि आपको वो मौका लेने का आप में वो हुनर है कि नहीं। चुपचाप काम करो, पुट योर हेड डाउन एंड डू योर वर्क। और ना बाजार के साथ रहना सीखो, बाजार से प्यार करना सीखो, बाजार का जो उतार चढ़ाव है ना उसको अपने ज़िंदगी का पार्ट बना लो, क्योंकि ये बाजार का नियम है। आपका किसी दिन जब बाजार, मान लो बाजार ऊपर रहता है तो माइंड अच्छा रहता है ना, खुश लगता है ना, अच्छा लगता है ना, सबको लगता है, ऑब्वियस सा बात है। आपके पैसे जो लगे हुए वो बढ़ रहे हैं तो देखते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? जो पागल ही होगा जो बोले नहीं चढ़ता हुआ बाजार वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली अच्छा लगता है, राइट। गिरते हुए बाजार में आप मायूस हो जाते हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा, पता है, आप जब बाजार के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना कर लोगे ना, जब आप साइकिल देख लोगे ना, 3-4 साइकिल उतार और चढ़ाव के, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, तब आपको ना ये सब चीज़ें ज़्यादा सता नहीं पाएगी, क्योंकि आप ये सब चीज़ों से यूज टू हो चुके होगे। तो मैंने जैसे बोला, फोरकास्ट से हमेशा दूर रहना। ये सब टारगेट वारगेट, फोरकास्ट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बम फेंक देगा, ये हो जाएगा, किसी को नहीं पता क्या होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, किसी को पता था क्या कोविड आएगा?
आया ना, उसके बाद पोर्टफोलियो डूबे ना सबके, उसके बाद चढ़ा ना, वहाँ तो हर आदमी, इनफैक्ट क्या बात कर रहा हूँ मैं खुद, मेरा ही तो हवा टाइट हो गया था, मैं ज़मीन तले मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गए थे, राइट। मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आधा हो गया, मैंने उसको लिक्विडेट कर दिया, अराउंड 4-4.5 लाख का था वो, 2 लाख के आसपास आ गया, मैंने उसको लिक्विडेट कर दिया, मेरा ही पूरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं क्या बोलूँ, राइट। लेकिन मैंने वो सब चीज़ों से सीखा है कि बाजार किस तरीके से साइकिल्स में काम करता है, राइट, किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जो मैंने बनाया था 1 घंटे का वीडियो, मेरा जो पूरा जर्नी शेयर किया था, हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं मार्केट साइकिल्स के बारे में, और बहुत सारे साइकिल्स है, प्रॉफिट साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, कमोडिटी साइकिल, हर चीज़ का साइकिल होता है, राइट, क्रेडिट साइकिल होता है, वो सब आप किताब, ये आपका मास्टरिंग द मार्केट साइकिल बाय हार्वर्ड मार्क्स, मास्टरिंग द साइकिल बाय हार्वर्ड मार्क्स ऐसे करके है, राइट। मेरे को एग्जैक्ट वो टॉपिक नहीं, लेकिन हार्वर्ड मार्क्स इज द ऑथर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज। मैं तो समझता हूँ कि उनका जो बुक है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन उसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो उसमें वो कहते हैं कि वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग बट वी डेफिनेटली नो वेयर वी आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम अभी कहाँ हैं। कहाँ है एज इन बाजार वाइज और सेंटिमेंट वाइज। अभी अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, हमें नहीं पता कल 3 महीने बाद बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन अभी हम कहाँ हैं, सेंटिमेंट वाइज कहाँ हैं। अब आप सोचो, अगर इंडिया का मार्केट अगर आप देखोगे, इंडिया निफ्टी, लोगों के बीच में परसेप्शन क्या है, सेंटिमेंट क्या है, नेगेटिव है, राइट। लोग इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है ना, लोगों को बात करना नहीं है, लोग अभी सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं, कमोडिटीज, इक्विटीज़ को लेके कोई बात ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू बी वेरी अवेयर। दीज आर द टाइम्स जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि कोई उस एसेट क्लास की बात ही नहीं कर रहा है, राइट। वहीं पे पैसा बनेगा। अगर जैसे मैंने बोला, अगर एक एसेट क्लास की बात सब करने लगे और सब खरीदने लगे, तो फिर नए बायर्स आएंगे कहाँ से? आप सोचो ना, लॉजिकली वो ऊपर जाएगा कैसे? क्योंकि बायर्स है ही नहीं, जिसको खरीदना था दैट पर्सन और दोज पर्सन हैव ऑलरेडी बॉट इट, तो फिर ऊपर जा ही नहीं सकता। तो दीज आर द थिंग्स, ये सब चीज़ें आपको कुछ कुछ देखना है। फिर अगर आपको एज, मैंने जैसे एज की बात बोला, आप अपना एज बनाओ। एज आप कैसे बना सकते हो? आप ज्ञान ऑब्वियसली लो, किताबें पढ़ो, जैसे मैंने बोला है, आप पीटर लिंच की किताबें पढ़ो, वो ग्रोथ की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर आप ग्रोथ देख रहे हो तो आप एक छोटी कंपनी को लो, छोटी कंपनी में ग्रोथ के स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा कंपनी का बेस इतना बड़ा हो गया। आप सोचो 20,000 करोड़ के सेल के ऊपर 20,000 करोड़ का सेल करना, तेल निकल जाएगा। वहीं 100 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ का सेल करना आसानी से हो सकता है। बेस उसका 20,000 है, इसका सिर्फ बेस 100 है। तो वो कहते हैं कि अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए देख रहे हो तो आप स्मॉल कैप कंपनीज या फिर छोटी टाइप की कंपनीज, आप कैप वैप छोड़ दो, छोटी साइज़ की कंपनीज़ के साथ आप काम करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। फिर जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ ना, दिस इज़ स्टार्ट मैंने किया था ना उसी चीज़ से कि दिस इज़ अ वेल्थ बिल्डिंग मशीन। ये जो इक्विटीज़ मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, इट्स अ वेल्थ बिल्डिंग मशीन, ट्रीटेड लाइक दैट। वेल्थ बिल्डिंग, या राइट, दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग समथिंग, एंड व्हेन यू बिल्ड समथिंग इट टेक्स टाइम। 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं होता है, आपको यहाँ पे कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल जैसा 20 साल जैसा लगेगा। उसके बाद आपको वो मिल जाएगा जहाँ फिर आप लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ जीना सीखो, आप वॉलेटिलिटी को हैंडल करना सीखो, चीज़ों को देखो, समझो, अपने आसपास क्या हो रहा है चीज़ों को ऑब्जर्व करो, वो सब चीज़ों को लगाओ, कंपनी के पीपीटीज पढ़ो। देखो अल्टीमेटली मेहनत तो है ऑब्वियसली, अगर मेहनत नहीं करना चाहते फिर तो आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रख दो, वही जो आपका रिटर्न आएगा वही 12-13-14% के आसपास। निफ्टी जितना रिटर्न देता है उतना ही रिटर्न देगा, लेकिन आप कम से कम बेट लो, तो आप कम से कम जानो तो चीज़ों को। आप सोचो कि अगर आपका बेट सही हो गया, और अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, सॉरी, आप बेट कर रहे हो, राइट, आप फ्यूचर पे बेट कर रहे हो, तो जब आप बेट कर रहे हो तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग इज ऑल्सो देयर। तो आप गलती करोगे ऑब्वियसली, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं हर रोज़ गलती करता हूँ, लेकिन मैं गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। आप मेरा वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या गलती की है, राइट।
मैं छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ, सॉरी मैं मतलब आउट ऑफ द वे कॉन्टेक्स्ट जाके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आता रहता है ना, तो बोलने में शेयर करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो जैसे एक स्टॉक मैंने जैसे बोला था अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, 2018 के आसपास जब मैंने शुरुआत किया था ना स्टॉक मार्केट में काम करना, 2018-19 के आसपास जब ये अदानी शेयर मैंने स्टार्ट तो किया था 2018 मार्च 15 में, 2019 के आसपास मैंने अदानी ग्रीन का शेयर देखा था। और investing.com जो ऐप होता है ना, वहाँ पे किसी ने लिखा था कि अदानी ग्रीन विल बी द नेक्स्ट मल्टीबैगर। वहाँ स्टॉक अराउंड 40 के आसपास था, पता है मैंने खरीदा भी था, 40 से 30 आया, बस वहीं पे मैंने निकाल दिया। 25% लॉस ना, 33 के आसपास था, वो 20% के आसपास मेरा लॉस था, वही मैंने निकाल दिया। और कोई मैं बड़ा अमाउंट भी नहीं लगाया था, 20,000 के आसपास ही लगाया था, राइट। उसके बाद आया कोविड में वो जो नीचे गया था अराउंड 30 के आसपास नीचे, नहीं अच्छा नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था 50 से 30 आया था, 30 से 30 या 40, 50 से फिर 250 गया था, 250 से कोविड के टाइम में 150 आया। हाँ यस दैट इज द राइट थिंग। 50-30 के बीच ट्रेड कर रहा था जहाँ मैंने लिया था और वहीं बेच दिया। फिर 50-60 से वो 250 गया, 4-5 गुना हुआ। कोविड के टाइम वो 150 हुआ, ठीक है। और 150 से नेक्स्ट 1.5 साल में वो कितना हुआ पता है, 150 से सीधा 3,000 गया। अब अदानी ग्रीन एनर्जी क्या काम करती थी, वो रिन्यूएबल एनर्जी का काम में थी, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी। और वो कहाँ एक स्मॉल कैप, तब वो स्मॉल कैप हुआ करती थी, अभी तो खैर वो लार्ज कैप बन गई है। तो मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ भाव देखा, वो मत देखना। मैंने बिजनेस का इनहेरेंट जो फंडामेंटल्स है वही नहीं देखा। टेलविंड, सबसे बड़ा टेलविंड क्या था उसमें, सरकार पुश कर रही थी ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सरकार उसमें इन्वेस्ट कर रही थी। जहां अब सोचो सरकार ना सबसे बड़ी टेलविंड है। आप सोचना सरकार जिस सेक्टर, जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है या फिर इनडायरेक्टली जिस सेक्टर को हेल्प करने की कोशिश कर रही है, दैट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट टेलविंड। अभी जैसे मैं बात करूं, जैसे इनकम टैक्स पिछले साल काटा गया, जीएसटी काटा गया, इसका मतलब क्या, टेलविंड कहाँ है, कंजम्पशन में टेलविंड है। उससे पहले कहाँ था, मैन्युफैक्चरिंग में था। उससे पहले कहाँ था, रेलवेज में था। आप देखोगे ये जो आरबीएनएल, ये सब सारे जो स्टॉक्स थे, ये सब पागलों की तरफ भागे, राइट। क्यों, वंदे भारत ट्रेन। ये आप दिमाग में डाल लेना, एक जो स्टॉक बढ़ रहा है ना उसके पीछे कारण है कि वो बढ़ रहा है, एक जो स्टॉक नीचे आ रहा है ना उसके पीछे कारण है वो क्यों नीचे आ रहा है, वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो मुझे शेयर करना था। मैंने आई थिंक हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर कर दिया है। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किताबें ज़रूर पढ़ना आप, पीटर लिंच की किताबें, ज़्यादा किताबें मत पढ़ना, फिर आपका पूरा एकदम एनालिसिस पैरालिसिस हो जाए। कुछ अगर मैं किताबें की बात करूँ फिर आप पढ़ सकते। अच्छा 2 पॉइंट में बात कर लेता हूँ सिर्फ। ये जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है ना, बेंजामिन ग्राहम की जो किताब है, जिसको वॉरेन बफेट ने द बेस्ट बुक रिटन टिल डेट बोला है, और मैं भी मानता हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई है, अभी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डायनामिक है, तो उसमें अगर आप 20 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 20 आप पढ़ोगे ना, तो चैप्टर नंबर 8 में है मार्केट एंड इट्स फ्लक्चुएशंस। इसका मतलब क्या, मार्केट एंड इट्स फ्लक्चुएशन, यानी कि वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम कह रहे हैं कि बाजार जो है, बाजार हमेशा डेली आपके आगे आपको कोट दिखा रहा है, यानी कि प्राइस दिखा रहा है। आपने जो कंपनी खरीदी, हाँ ये प्राइस में भाई, ये वो प्राइस है, आपको खरीदना है या आपको बेचना है। आप बोलो नहीं मुझे कुछ नहीं करना, तो साइड हट जा, बस यही एटीट्यूड आपको रखना है। अचानक से मान लो कोई एक हड़कम मच गया, प्राइस अचानक से 20% नीचे, आप क्या डर के मारे बेच दोगे? आप देखोगे कि बिजनेस का अंडरलाइन कोई इंपैक्ट हो रहा है क्या। अब मान लो जैसे पॉलीकैब में हुआ था जनवरी 2024 में, ठीक है ना, पॉलीकैब अराउंड 4,000 के आसपास या कुछ ऐसा था, ठीक है। उसके बाद वो ये इनकम टैक्स का रेट पड़ा, 20% का लोअर सर्किट मारा था, मेरे को याद है, ठीक है। 4,000 का स्टॉक था, 20% का लोअर सर्किट मारा था, 4,000 से अराउंड 3,200 आ गया था स्टॉक। उसके बाद पता है कहाँ गया, सीधा गया 7,000 7,500 के आसपास। जीएसटी सिर्फ रेट पड़ा था, आपको समझना है जीएसटी रेट पड़ा है, पूरा क्या बिजनेस ही हैम्पर हो गया है क्या, पूरा बिजनेस ही उजड़ गया है क्या, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। दीज आर द थिंग्स। तो बाजार, इसका मतलब क्या, 20% जो नीचे आया है, मार्केट एंड इट्स फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटिंग व्हाट, फ्लक्चुएटिंग द प्राइस। 20% नीचे बाजार आ गया, आपको ये देख भाई 20% नीचे है, तेरे को बेच देना है क्या डर के मारे, बोले नहीं मेरे को नहीं बेचना है। बाजार फिर दिखाएगा तेरे को बेचना है नहीं बेचना है, तेरे को खरीदना है क्या। ओ आप सोचोगे अरे यार ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जीएसटी रेट पड़ा है, अगर कंपनी 1 हफ्ते में आके बात बोल दे ये केस तो रफा दफा हो गया है, ये अपॉर्चुनिटी या मैं ले सकता हूँ, देख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ लेने की, तो आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत लेके देखो। उसके बाद वही हुआ ना, जीएसटी कहाँ इनकम टैक्स का रेट और कहाँ क्या, स्टॉक वहाँ से 2-2.5 गुना हो गया, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, ऐसे करके आपको देखना है। फिर
एक और जो चैप्टर नंबर 20 में वो बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मैं क्रिकेटिंग एनालॉजी में बात करूं, जैसे आपने सुना होगा, अगर आपने क्रिकेट देखा भी होगा, तो बॉलर्स जो बॉल करते हैं रूम फॉर एरर इज वेरी लिटिल, जो रवि शास्त्री सुनील गावस्कर बोलते हैं। इसका मतलब कोई पिच होता है वहां में आप थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, इफ यू आर इन लाइन you stand a chance to get belted out of the park, right? तो इसका मतलब क्या, रूम फॉर एरर बहुत कम है। आपको बॉल उसी जगह पे गिराना, थोड़ा सा इधर उधर हिलाना, आपको मतलब आपको बहुत मतलब धुलाई किया जाएगा, राइट? बैट्समैन आपकी धुलाई करेंगे। ठीक उसी तरीके से व्हाट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द मार्केट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्यों बात करते हैं, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम जानते हैं कि ये एजम्पशन का गेम है, ये एस्टिमेशन का गेम है, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर गलती करोगे तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो सकता है। प्राइस कैन बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि आपने इतने लो लेवल के प्राइस में खरीदा है कि वहाँ से गलती होने की गुंजाइश काफ़ी कम है। फिर ग्रोथ कैन बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्राइस के लेवल पे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख सकते हो। ग्रोथ कैन बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब कंपनी ग्रो करेगी, मुझे पता है ग्रो करेगी, और पूरा मैंने अच्छे से स्टडी करके देखा है कि इतना ग्रोथ तो कर ही लेगी, राइट? सो दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या सेफ गार्ड करेगी, कंपनी ग्रो कर जाए, उसी तरीके से स्टॉक भी ऊपर आ जाएगा। तो ये दो चैप्टर आप देख सकते हो अगर आप बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ के देखना चाहते हो तो। फिर और जैसे मैंने बोला हावर्ड मार्क्स की वो किताब आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है। फिर पीटर लिंच के बारे में आप उनका जो वन अपॉन वॉल स्ट्रीट वो देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन इन्वेस्टिंग। ये सब कुछ 4-5 बुक्स अगर आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे, पीपीटी देखोगे, 3 महीने से 6 महीने से 1 साल आप ये कर लो। पुट योर हेड डाउन एंड डू दिस, राइट? उसके साथ अगर आपका थोड़ा थोड़ा अर्निंग्स आता रहता तो आप उसको डिप्लॉय करते जाओ थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट स्मॉल, ऐसा नहीं है कि यहाँ रातों, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट ना क्विक रिच स्कीम वाला सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे रातों रात कोई अमीर नहीं होता, इट टेक्स टाइम। ऑलवेज रिमेंबर Rome was not built in a day and Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a day. Exactly वही चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ में उड़ना नहीं है, आपको फुदकना नहीं है, और बहुत ज़्यादा डर के टिमिड होके भी नहीं बैठना है। आपको अपने दिमाग खुले रखने हैं। You don't have to label yourself as a momentum investor, value investor or a growth investor. You are just here to make the odds work in your favor and you are here to see opportunities and cash in on them. बस अपना होमवर्क करते रहो, अपना काम करते जाओ। मैंने जैसे बोला बाजार में देयर आर प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे बोला आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही खुलते हुई आएगी। अपना जो दिमाग है उसको पूरा ठंडा रखो, शांति रखो। ज़्यादा न्यूज़ क्या, न्यूज़ देखो ही मत, आर्टिकल्स पढ़ो मत। आपको सीधा देखना है, जाके अगर पढ़ना ही है तो कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो या पीपीटी पढ़ो, और बाजार का भाव देखना छोड़ दो। अगर आप भाव देखते हो सारा दिन तो फिर आप भाव के खिलाड़ी बन जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, चैप्टर नंबर 8 अगर आप पढ़ोगे मार्केट एंड इट्स फ्लक्चुएशन, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये जो आपको जो बाजार दिखा रहा है ना, ये आपको फोर्स कर रहा है। ये देख 30% नीचे है, निकल जा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बस आपने बेचा, 1 साल बाद देखना वहाँ से 3 गुना हो गया, फिर आपने आपको कोसते रह जाओगे। ये मेरे साथ हुआ है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे मत करना। बाजार के साथ रहना सीखना पड़ेगा आपको। बाजार का वॉलेटिलिटी है उसको हैंडल करना आना पड़ेगा, बाजार को प्यार करना पड़ेगा। फिर आप ऐसे करके अगर 3-4 साइकिल देख लोगे, 10 से 12 से 15 साल आप टिका दोगे, आपको बाजार वो दिखाएगा ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपको जैसे मैंने बोला, आपकी गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, गलती आप करोगे ऑब्वियसली, लेकिन जो बेट आपका सही बैठेगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला, हम राकेश झुनझुनवाला, व्हाट डू वी एसोसिएट विथ राकेश झुनझुनवाला? टाइटन, राइट? टाइटन वाज हिज बिगेस्ट बेट। वहाँ में उन्होंने इतना बड़ा बेट लिया और वो सही बना। आपको पता है कि उनके बहुत ज़्यादा और भी बेट्स थे जो सही नहीं चले। जैसे स्टार हेल्थ, जैसे रिसेंटली एक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, लुपिन में उनका अच्छा नहीं चला। फिर एक दो और नाम है, DHFL में उन्होंने लिया था, येस बैंक में भी उनका स्टेक था, वो सब तो नहीं चला, राइट? एक चला टाइटन, उसने मतलब क्या है, उसने पूरा जो उनका जो भी लॉस मेकिंग था, जो पूरा उसका कोई मतलब है ही नहीं, वो तो नेग्लिजिबल हो गया, राइट? एक ही स्टॉक ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, राइट? एंड राकेश झुनझुनवाला वेंट टू बी नोन एज द लेजेंडरी राकेश झुनझुनवाला सर। मतलब ऐसे लोग, मतलब हम बहुत मतलब हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोगों को हम और नहीं उनकी बातें सुन पाएंगे, लेकिन ही वॉज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ पर्सन, राइट? राकेश झुनझुनवाला को जब भी मैं सुनता हूँ, राइट? और एक चीज़ याद रखना है आपको ना, राकेश झुनझुनवाला जैसे कहते हैं कि यू हैव टू बी
एन ऑप्टिमिस्ट, मतलब आपको ये सोचना है कि कल आज से अच्छा होगा। मान लो आज बाजार इतना बुरा था यार, पूरा लाल करके खराब कर दिया। मैं एग्जांपल 2% पूरा नीचे था, मेरा पोर्टफोलियो डाउन था। आपको कल सुबह उठ के देखना है यार आज तो बाजार अच्छा हो जाए, अब वो देखेगा कि हाँ बाजार तो अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो आज है उससे बेहतर कल होगा। बिजनेस वाइज भी, आपके खुद के लिए भी वो देखना है। आपको हमेशा आपको एक ऑप्टिमिस्ट रहना है, और आपने आपका जो ओवरऑल जो एक वो है ना, क्या कहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें भी काम करना है। आपको अपने आप को फिट रखना है, किताबें पढ़नी है, राइट कनेक्शंस बनाने हैं। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म में है वहाँ में लिखिए आप जो सीख रहे हैं, राइट लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। उस तरीके से कम्युनिटी बिल्ड करेंगे ना, जैसे राकेश झुनझुनवाला के कितने दोस्त थे, राइट। अगर आप सुनोगे राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला या फिर रमेश दमानी, ऐसे टाइप के लोग के आप सुनोगे ना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, ब्लाइंडली इनको कॉपी मत करना। ये जो स्टॉक खरीदते हैं आप ना, ये सब स्टॉक कभी मत खरीदना। ऐसे करके आप काम करोगे ना, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जैसे मैंने बोला ना, आपका एज क्या है, आपका एज है आपका ये, इसी के ऊपर काम करना। और बाजार में जैसे मैंने बोला, देयर आर प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल बनाना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के निकाल पाओ। यू हैव टू वर्क लाइक अ हॉक, और उसके लिए मेहनत तो चाहिए होगा। चलो गाइज, मुझे जो कहना था मेरे ख्याल से मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। और भी बहुत कुछ है, जैसे मैं थोड़े करके, जैसे मैंने बोला मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने जो अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, सीधा जो दिल से आ रहा है वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका हेल्प हो जाए। जो मैंने मिस्टेक्स की है ताकि आप वो ना करो। और मैं भी सीखने की जर्नी में हूँ, आप भी सीखने की जर्नी में हो, तो मिलके सीखते हैं, अच्छा लगेगा। आपके अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, या फिर आपका भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जर्नी है तो आप भी शेयर करो। कुछ इनसाइट्स है आप उसे बता सकते हो, राइट। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे को तो बोलने में बहुत मज़ा आया, मैं जो नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। मैं और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मैं थोड़े कुछ दिनों बाद ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा, और आप ऐसे ही प्यार देते रहे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरी जो लर्निंग्स है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, अगर आपके कुछ इनपुट्स है तो ज़रूर लिखो, आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026। मे दिस ईयर बी filled with joy, happiness and prosperity for you all. Thank you so much. Bye-bye.